मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में समझेंगे कि जिस प्रकार से इससे ऑलरेडी हम दो तंत्र के विषय में समझ चुके हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो आज का जो लेक्चर रहेगा तो अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रहेगा कि ब्रह्मपुत्र का जो बीसिन क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो संबंधित जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ जो हैं वो कौन कौन क्षेत्रों से उनसे मिलती हैं, और वो बांग्लादेश में जब वो जाती है तो वो किन किन नामों से उसे बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये तिब्बत में है, मानसरोवर झील है, राइट। तो मानसरोवर जो एक झील है, इस झील से ही ये निकलती है, और ये जब निकलती है तो इसकी धारा का नाम है सांगपो, राइट। ये कौन सी धारा है? सांगपो नाम की धारा से निकलती है, और ये सीधी इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई प्रकार से जाती है, राइट। और आप जानते हो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, यांगयाब दर्रा। पहली यांगयाब दर्रा को ये पार करती है, राइट। फिर यहाँ पर ये नामचा बरवा दर्रा है, नामचा बरवा बरवा दर्रा है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक यांगयाब दर्रा पड़ता है। तो यांगयाब जो दर्रा है, इसी दर्रा से ये गुजरती है सबसे पहले। इसके बाद नामचा बरवा दर्रा पड़ती है, भारत और तिब्बत के बीच में है, थोड़ा लगा होगा। तो यहाँ से ये निकलती है। वैसे दर्रा आप देखोगे तो काफ़ी लंबी है, इधर तक पड़ती है। तो ये इस प्रकार से यू टर्न लेती है, राइट। इस प्रकार से ये घूमती है। तो यू टर्न नहीं है एक्चुअली में, ये इसका राइट साइड है। ये राइट साइड जैसे मुड़ती है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको घाटी मिल जाएगी, नामचा ब्रह्मा की घाटी मिलेगी। तो घाटी को ये क्रॉस करती है। घाटी क्रॉस करती हुई ये फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश फिर असम में होते हुई, राइट। तो इस प्रकार से ये आती है। तो एक चीज़ आप समझिए कि ये जो नदी इधर आती है, राइट, जब ये नदी आती है तो इससे मिलने वाले बहुत सारी नदियाँ हैं, इसकी एक सहायक नदियाँ होती हैं जो इसमें अलग अलग मिलती हैं आकर के। जैसे आप जानते हो कि जो उधर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र एक्चुअली में देखा जाए जब ये उत्पन्न होती है, जिस सरोवर से ये उत्पन्न होती है, मानसरोवर से उत्पन्न होती है, तो उस समय इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रहता है। ब्रह्मपुत्र इसका नाम जब रहता है जब ये भारत में आ जाती है। लेकिन उसके पहले इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है सांगपो, राइट। क्या पड़ा है? सांगपो। लेकिन बात ये है कि नदी नाम है वो शब्द है इंग्लिश का, लेकिन इसको ब्रह्मपुत्र क्यों कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्हीं के नाम से नदी है। एक्चुअली में आप देखिए तो इससे इतिहास से एक जुड़ा हुआ है, लेकिन इतिहास के विषय में ज़्यादा डिटेल से नहीं समझेंगे। ब्रह्मपुत्र का मतलब यही है कि ये नदी जो है एक इस प्रकार से श्रेणी नुमा बनती है। ऊपर से एक जो ब्रह्म को गौमुख है, तो वहाँ से ये नदी जो है एक टच करती हुई चलती है, राइट। तो वहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र नाम से दे देते हैं। लेकिन वो भारत में आ जाती है तभी उसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उधर जो रहेगी नदी तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ पर जानी जाती है अपने भारत में ही, राइट। तो ब्रह्मपुत्र एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक वर्जन जो शब्द है, ये आप देखोगे तो ये पुरुष को इंगित करता है, जबकि नदी शब्द है वो इंग्लिश को इंगित करती है, राइट। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी यही नदी है भारत की केवल जो पुरुष को इंगित करती है, राइट, मेल को इंगित करती है, यानी कि ये पुल्लिंग वचन को इंगित करती है। तो जिस प्रकार से ये सामने इधर आती है तो यहाँ से इसको मिलने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं। इधर आप देखोगे तो इधर आपको कोई नदी इससे नहीं मिलती है, कोई भी नदी इससे नहीं मिलती है। ये यहाँ पर जब इससे प्रवेश करती है भारत में, तो भारत में बहुत सारी इसकी अलग अलग नदियाँ मिल जाती हैं। जैसे आपने देहांग नदी सुना हो, स्यांग है, राइट। इसी में आपने देखा हो कि सुबनसिरी है, मानस है, तीस्ता है, गंगा है, बराक नदी है, लोहित नदी है। इतनी सारी नदियां हैं जो अलग अलग से इससे मिलती हैं आकर के, ओके, अलग अलग इससे मिलती हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ये सोचिए कि ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, तो ये आप जानते हो कि जब ये प्रवेश करती है भारत, अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है लोहित नदी, तो वो इसके असम में मिलती है आकर के। अरुणाचल प्रदेश की ही एक लोहित नदी है, राइट। वो इस प्रकार से आती है इसके साथ में। तो यहाँ पर ये असम है, असम वाले प्रदेश में इस प्रकार से असम है, राइट। तो ये असम वाले प्रदेश में मिलती है, ये है लोहित नदी की एक सहायक नदी है लोहित। ये इसके असम वाले प्रदेश में मिलती है आकर के। ये अरुणाचल प्रदेश की है लेकिन ये असम में मिलती है। इसके बाद आप जानते हो इधर से आती है सुबनसिरी, तो सुबनसिरी नदी इधर साइड से मिलती है आकर के,
ये आपको असम वाली नदी है सुबनसिरी, तो सुबनसिरी नदी ये आप ये इधर लिख लो सुबनसिरी। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ज़्यादा कोई बड़ा तंत्र नहीं है, केवल नॉर्मल है। अभी तुम आपको इस पर समझा दे रहे हैं। इधर से आती है सुबनसिरी, तो सुबनसिरी यहीं से मिलती है। तो ये नदी जो है काफ़ी बाढ़ग्रस्त नदी रहती है, क्योंकि जब उधर से जब जल आता है तो ऊपर ढलान नुमा नीचे आती है। बहुत सारे आप जानते हो कि इसका लगभग 30 से 35% असम का हिस्सा है वो इससे क्षतिग्रस्त रहता है। मानसून जब आता है तो ये क्षतिग्रस्त रहता है, राइट। क्योंकि ये जो नदी है ये हिमालय तंत्र से निकलती है, तो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं पिघल पिघल इसमें जाते हैं, तो ये झील ये जो नदियाँ है काफ़ी ज़्यादा उफान भरी रहती है। और जब मानसून आता है तो ये नदी काफ़ी उफान हो जाती है। और जब ये ढलान नुमा से गुजरती है तो असम वाले क्षेत्र की घाटियाँ हैं उधर सभी जितने भी वहाँ जनजातियाँ रहती हैं उनको क्षतिग्रस्त करती, वहाँ की भूमि को, वहाँ की कृषि को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र जो है काफ़ी नष्टिकर नदी भी मानी जाती है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे ज़्यादा इसका बेसिन क्षेत्र है वो असम में ही मिलेगा, राइट। अरुणाचल प्रदेश में कुछ मिल जाएगा, इसके बाद ये असम में मिलती है। असम के बाद ये सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ओके। तो आप एक चीज़ ये माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे ये नदी इधर से आ रही है तो यहाँ से मिलती है इसको सुबनसिरी, इधर से मिलती है लोहित नदी। इसके बाद आप जानते हो कि नीचे जब आते हैं इधर से बराक नदी मिलती है, इधर से आती है मणिपुर साइड से बराक नदी इधर से मिल जाती है, ठीक है। तो ये नदी है बराक नदी, राइट, ये है बराक नदी, ठीक है। तो ये बराक बराक नदी भी आप जानते हो ये मिलती है मणिपुर साइड से। सुबनसिरी है अरुणाचल प्रदेश से ही है, लेकिन वो असम में मिलती है। सुबनसिरी है ये भी एक प्रकार की अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन ये असम में मिलती है। ये बराक नदी है वो भी असम में मिलती है, लेकिन ये मणिपुर की नदी है, देख लो इधर मणिपुर की नदी है, ये मणिपुर की है। और ये सुबनसिरी है ये अरुणाचल प्रदेश की है, लेकिन असम में मिलती है, राइट। अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी भी अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, असम में मिलती है जा करके, ओके। इसके बाद आप जानते हो इधर से सुबनसिरी के बाद मानस नदी भी आती है। तो मानस नदी इधर से आती है असम से, इधर से आती है असम से मानस नदी है, कि मानस नदी इससे मिलती है आकर के, ठीक है। ऊपर भी नदियां हैं जैसे आपने पढ़ा हो देहांग है, ठीक है, सियांग है। तो ये भी ऊपर की जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी अरुणाचल प्रदेश की हैं। देहांग है, सियांग है, ये भी दो नदियाँ हैं, देहांग सियांग, राइट। और ये क्षेत्र भी हैं, ठीक है, देहांग सियांग नदियाँ भी हैं और क्षेत्र भी हैं वहाँ के, इसका बेसिन क्षेत्र है उन्हीं के नाम से इनका पड़ा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और इस प्रकार से ये शामिल हो जाती हैं देहांग और सियांग, ओके, ठीक है। तो देहांग सियांग भी जो नदियाँ हैं वो भी इसी से शामिल हो जाती हैं ब्रह्मपुत्र में। इसकी कुछ प्रमुख ये नदियाँ हैं, इनको पता होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश जब ये करती है तो इसे जमुना नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना नाम से। लेकिन जमुना नाम से जानने से पूर्व पहले आप जानते हो जैसे ये प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो इधर से आती है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी इससे जब मिलती है तो इसे इस नाम से जानते हैं इधर जमुना। तो तीस्ता नदी मिलने के बाद इसे जमुना कहलाती है, ओके। तीस्ता नदी जब इससे मिलती है तो यही नदी जो है वो जमुना कहलाने लगती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, राइट, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। और इधर से आप जानते हो एक नदी आती है भागीरथी जो गंगा नाम से है, यहाँ से इधर से गंगा हो गई, ओके, इधर से गंगा है। और यहाँ से ये लोहित ये आपकी जो नदी है इधर वाली ये हुगली है, इधर से ये भागीरथी से नाम की नदी आती है, यहाँ से गंगा ही है वो भागीरथी कहलाती है बांग्लादेश में। जब इससे मिलती है तो इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, राइट, इसका नाम पड़ता है पद्मा। और पद्मा नदी से इधर से आती है मेघना नदी, इससे मेघना मिलती है तो इसका नाम पड़ता है मेघना, राइट। इस प्रकार से ये पूरे ये बंगाल क्षेत्र में इधर बना देती है। वैसे यहाँ नहीं है, आप यहाँ समझ सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेट ना होने की वजह से हमने आपको नीचे ज़्यादा ही कर दिया है। तो इस प्रकार से आप केवल एक माइंड में सेट कर लो कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस किस नदियों के बेस से बना है, कौन कौन बिंदुओं से पॉइंट से इनका जो ज्वाइंट हुआ है उसके अनुरूप ये स्ट्रक्चर समझ सकते हो। लेकिन ठीक है, एरिया मत समझो, केवल आप ये चीज़ समझ लो कि कौन कौन पॉइंट बने हैं। वैसे आप जानते हो जो ये जो है ना डेल्टा, ये आपको यहाँ मिलेगा इधर वाले क्षेत्र में, ठीक, इधर वाली। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना होने की वजह से हमने नीचे तक इसको खींचा है ताकि आपको समझ में आ सके, साफ साफ दिखाई पड़ सके। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये नदियाँ हैं, तो आप जानते हो असम में जब ये नदी इधर आती है तो यहाँ असम में ये इधर से आप जानते हो लोहित है, इधर से बराक नदी है। तो असम में ये जब नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप बनाती है माजुली द्वीप। तो माजुली जो द्वीप है,
राइट। माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। राइट, यहाँ पे नदी जो है एक प्रकार से माजुली द्वीप बनाती है, आसपास इस प्रकार से कटती हुई इस प्रकार से आती है, इधर फिर मिलती है और इधर से फिर आकर ये मिल जाती है। ये वाला जो द्वीप है माजुली द्वीप बनाती है। ओके, तो ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ पर मिलती हैं आकर के, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस प्रकार से मिलती हैं, तो ये माइंड में होना चाहिए। इसके बाद यही नदी है जमुना कब कहलाती है, जब तीस्ता नदी इससे मिलती है तब ये जमुना नाम से हो जाती है। और यही आप जानते हो जमुना जो है वो भागीरथी से मिलती है, तो वही गंगा जो है फिर गंगा नाम से आ जाती है, तो वही गंगा फिर पद्मा होती है, पद्मा से मेघना मिलती है तो मेघना हो जाती है। इस प्रकार से ये वहाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण बनाती हैं। तो लोहित नदी एक तरफ से लोहित भी बनाती है। इस प्रकार से ये नदी आती है लोहित, इस प्रकार से गुजरती है, ये डेल्टा का निर्माण बनाती है। 150 किलोमीटर का डेल्टा है। चलो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बात पता होना चाहिए कि क्या नदी यहाँ से ही क्यों गुजरी, इससे पहले इधर क्यों नहीं गुजरी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से गुजर सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपको एक घाटी मिलेगी चुंबा घाटी। राइट, तो चुंबा घाटी जो है, चुंबा घाटी जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर पड़ जाती है, तो चुंबा घाटी की वजह से ये नदी इस चुंबा घाटी से इधर तो भाड़ नहीं कर पाती है, तो वो सीधी प्रवेश हो जाती है। राइट, अब सीधी प्रवेश हो जाती है तो इधर आपको चोटियाँ मिलेगी, डफला मिल जाएगी इधर। राइट, इधर ऊँची चीज़ है, तो इधर कंचनजंगा भी है, तो यहीं पर लगी लगी है चुंबा घाटी। तो चुंबा घाटी को ये क्रॉस नहीं कर पाती है, या तो सिक्किम से ही ये निकल आती। राइट, लेकिन सिक्किम के पास में ये चुंबा घाटी पड़ जाती है, तो इस वजह से ये नदी जो है यहाँ से नहीं गुजर पाती है। ठीक है, लेकिन गुजर सकती थी, लेकिन वो नहीं गुजर पाती, इसका कारण है चुंबा घाटी पड़ती है। तो चुंबा घाटी भी आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट पुट कर दिए जाते हैं, तो ये माइंड में होना चाहिए। चलो, तो ये नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक, और दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इससे भी लंबी आपको नदी अगर देखना हो तो आप इधर से जो चीन से निकलती है इस प्रकार से जाती हुई नदी है, इस प्रकार से आपको एक मिलेगी जो उधर म्यांमार होते हुई, थाईलैंड होते हुई नीचे चली जाती है इंडोनेशिया क्षेत्र तक। ठीक है, तो वो भी नदी माइंड में कर लेना, वो दक्षिण एशिया की बहुत सबसे बड़ी नदी वो भी है। वो कई देशों से होकर गुजरती है, तो सबसे कई देश आते हैं उसमें, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, उधर आपका आ जाता है इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इनसे होकर के वो गुजरती है। तो उस नदी का आपको नाम होना चाहिए। चलो, तो ये हमारा था गंगा, सॉरी सिंधु नदी, सॉरी उसके क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, तो ये माइंड में आपको क्रिएट होना चाहिए। चलो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। तो ये गंगा नदी जो है वो भारत में 2170 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र आती है, तो ब्रह्मपुत्र दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखोगे ये इस प्रकार से असम वाले क्षेत्र में लगभग में ये 800-900 किलोमीटर क्षेत्र गुजरती है, इस प्रकार से 900 क्षेत्र लगभग गुजरती है 800-900, तो ये ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। इसके बाद आती है सिंधु नदी। राइट, तो ये भारत से संबंधित हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत से इधर से ये सिंधु नदी है, तो यहाँ वाला क्षेत्र है कभी 700-800 किलोमीटर पड़ जाता है, तो यहाँ से ये गुजरती है। तो ये जो नदियाँ हैं, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये गंगा है। राइट, ओके, तो ये माइंड में आपको सेट होना चाहिए, गंगा सबसे बड़ी नदी है जो भारत में गुजरती है। अगर इधर बोला जाए कि इस भारत से लगी हुई नदियाँ की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के बाद आपकी आएगी सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद गंगा नदी आएगी। राइट, लेकिन वैसे भारत की बोली जाए तो भारत की सबसे बड़ी गंगा ही नदी है। ओके, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारत में ही प्रवाहित होती है। 2170 किलोमीटर, 455 किलोमीटर है वो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है।
चलिए, तो ये हमारा क्या था, गंगा नदी तंत्र था, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, सॉरी वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये माइंड में सेट होना चाहिए कौन नदी कहाँ से गुजरती है, किस प्रकार से ये आपस में मिल जाती हैं, तो ये समझ में आना चाहिए। चलो।